नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 15वां भाग। आज के कथाचित्र का नाम है घर की पढ़ाई। श्री आनंद चंद्र वेदांत वागीश के पुत्र ज्ञानचंद्र भट्टाचार्य महाशय घर पर हमारे शिक्षक थे। स्कूल की पढ़ाई में जब वे मुझे किसी भी तरह बांध नहीं सके, तब पतवार छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। वह मुझे कुमार संभव बंगला में अर्थ करके पढ़ाने लगे। इसके सिवा मैकबेथ में से थोड़ा थोड़ा बंगला में समझा देते और जब तक मैं उसका बंगला छंद में अनुवाद नहीं कर लेता, तब तक मुझे कमरे में बंद करके रखते। इस तरह पूरी किताब का अनुवाद हो गया था। खुशकिस्मती से वो खो गया और मेरे किए का बोझ भी उतनी ही मात्रा में हल्का हो गया। पंडित राम सर्वस्व भट्टाचार्य पर मुझे संस्कृत पढ़ाने का भार था। न सीखना चाहने वाले विद्यार्थी को व्याकरण सिखाने की जी जान से की गई कोशिश बेकार होने से वह मुझे अर्थ बताकर शकुंतला पढ़ाया करते थे। एक दिन वह मुझे मैकबेथ का अनुवाद सुनाने के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास ले गए। उनके पास तब राजकृष्ण मुखोपाध्याय बैठे हुए थे। किताबों से भरे उनके कमरे में घुसते ही मेरा मन कांप उठा और उनका चेहरा देखकर मेरी कुछ हिम्मत बढ़ी हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इससे पहले विद्यासागर जैसे सुनने वाले मुझे नहीं मिले थे, इसीलिए वहां से नाम पाने का लोभ मेरे मन में बहुत जोर शोर से जाग उठा। शायद वहां से कुछ बढ़ावा पाकर ही लौटा था। मुझे याद है, राजकृष्ण बाबू ने मुझे सीख दी थी कि नाटक के दूसरे हिस्से की बनिस्बत डाकिनी के बोलने की भाषा और छंद में कुछ अनोखेपन की खूबी होनी चाहिए। मेरे बचपन में बंगला साहित्य का कलेवर छोटा था। मेरा ख्याल है कि तब कक्षा में और कक्षा के बाहर की जितनी भी बंगला किताबें थीं, मैं सब पढ़ चुका था। तब बच्चों और बड़ों की किताबों में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। आजकल साहित्य के रस में काफी मिकदार में पानी मिलाकर बच्चों के लिए जो मन बहलाने की किताबें लिखी जाती हैं, उनमें बच्चों को बिल्कुल बच्चे समझने का ही रुझान पाया जाता है। उन्हें आदमी ही नहीं समझा जाता। असल में कायदा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो भी किताब पढ़ें, उसका कुछ तो उनकी समझ में आए और कुछ ना आए। हम लोग अपने बचपन में एक तरफ से किताबें पढ़ते चले जाते। जो समझते और जो नहीं समझते, दोनों का ही हमारे मन पर असर पड़ता। दुनिया भी बच्चों के मन पर ठीक ऐसा ही काम करती है। इससे जितना वे समझते हैं उतना पा लेते हैं, और जितना नहीं समझते वह भी उन्हें आगे की तरफ धकेल ले जाता है। दीनबंधु मित्र की तब जमाई बारिक नामक हास्य रचना छपी थी। तब हमारी उसे पढ़ने की उम्र नहीं थी। मेरी कोई दूर के रिश्ते की महिला उस किताब को पढ़ रही थी। बहुत निहोरा करने पर भी मैं उनसे वो किताब नहीं ले सका। वो उसे ताले में बंद करके रखती थी। इस मनाही की रुकावट से मेरी इच्छा और भी बढ़ गई। मैंने चेतावनी देकर कहा, इस किताब को मैं जरूर पढ़ूंगा। दोपहर को वह ग्राबू खेल रही थी और आंचल में बंधा चाबी का गुच्छा उनकी पीठ पर लटक रहा था। ताश के खेल में कभी भी मेरा मन नहीं लगा। मेरे लिए वह हमेशा उबा देने वाला खेल रहा है। लेकिन उस दिन मेरे बर्ताव से इस बात का अंदाज लगाना मुश्किल था। मैं तस्वीर की तरह बिना हिले डुले बैठा था।
किसी एक ओर से जल्दी ही छक्के पंजे जमने की उम्मीद में खेल जब खूब जोर का जम उठा, तब मैंने बड़ी होशियारी से आहिस्ता आहिस्ता उनके आंचल से चाबी का गुच्छा खोलने की कोशिश की, मगर इस काम के लिए एक तो उंगलियों में सफाई नहीं थी, उस पर मनचाही चीज पा लेने की जल्दी भी ज्यादा थी। मैं पकड़ा गया। जिनकी चाबियां थीं, उन्होंने मुस्कुराकर पीठ पर से आंचल उतारा और उसे अपनी पालथी पर रखकर फिर खेल में मशगूल हो गईं। अब मैंने एक और तरकीब निकाली। उनमें तंबाकू खाने की आदत थी। मैंने कहीं से एक बर्तन में पान तंबाकू लाकर उनके सामने रख दिया। जैसी कि मैंने उम्मीद की थी वही हुआ। पीक फेंकने के लिए उन्हें उठना ही पड़ा। चाबी समेत उनका आंचल पालथी से गिर गया और आदतवश उसी वक्त उन्होंने उसे उठाकर पीठ पर डाल लिया। अब की बार गुच्छा चुरा लिया गया और चोर पकड़ा भी नहीं गया। किताब पढ़ ली गई। उसके बाद चाबी और किताब दोनों उनकी मालकिन के हाथ सौंपकर चोरी के जुर्म से मैंने अपना बचाव कर लिया। उन्होंने मुझे डांटने फटकारने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह जितनी सख्ती कर सकती थीं, नहीं की। वह मन ही मन हंस रही थीं और मेरा भी वही हाल था। श्री राजेंद्र लाल मित्र महाशय उन दिनों सन 1851 में विविधार्थ संग्रह नामक एक सचित्र मासिक पत्र निकाला करते थे। उसकी एक जिल्द मजले भाई साहब हेमेंद्र नाथ की अलमारी में थी। मैंने उसे किसी तरह हासिल कर लिया था। उसे बार बार पढ़ने की खुशी अब भी मुझे याद है। उस बड़ी चौकोर किताब को मैं छाती पर रखकर अपने सोने के कमरे में बिस्तर पर चित्त पड़ा पड़ा पढ़ा करता था। उसमें नरहाल तिमी मछली का वर्णन, काजी के फैसले की अनोखी कहानियां और कृष्ण कुमारी का उपन्यास पढ़ते हुए मैंने न जाने कितनी छुट्टियों की दोपहरियां बिताई थीं। उस स्तर के पत्र अब एक भी देखने में क्यों नहीं आते? आजकल की पत्रिकाओं में एक ओर तो विज्ञान, तत्वज्ञान, पुरातत्व और दूसरी ओर अधिक गिनती में कहानियां, कविताएं और हल्के फुल्के सफरनामे भरे रहते हैं। आम लोगों के लिए आराम से पढ़ने लायक दरमियाना दर्जे की एक भी पत्रिका अब देखने में नहीं आती। विलायत में चैम्बर्स जनरल, कैसल्स मैगजीन और स्ट्रैंड मैगजीन वगैरह बहुत संख्या में छपने वाले रिसाले ही आम लोगों की सेवा में मिल पाते हैं। वे ज्ञान भंडार में से सारे देश को बाकायदा मोटी खुराक जुटाया करते हैं। ये मोटी खुराक भी देश के ज्यादातर लोगों के अधिक मिकदार में काम आती है। बचपन में 1863 में मुझे और एक मासिक पत्र का परिचय मिला था। उसका नाम था अबोध बंधु। इसके बहुत से फुटकर अंक बड़े भाई साहब की अलमारी से निकालकर उन्हीं के कमरे के बगल वाले कमरे में खुले दरवाजे के पास बैठकर मैं कितने ही दिनों तक पढ़ता रहा हूँ। इसी पत्र में सबसे पहले मैंने बिहारी लाल चक्रवर्ती की कविता पढ़ी थी। उस जमाने की सारी कविताओं में बिहारी लाल की कविता ने ही मेरे मन को सबसे ज्यादा असर में लिया था। उनकी वे कविताएं सरल बांसुरी के सुर में मेरे मन में खेत और बागों के गीत गुंजा देती थीं। इसी अबोध बंधु मासिक पत्रिका में एक विलायती कहानी का सुंदर बंगला अनुवाद पढ़ते पढ़ते मैंने कितने आंसू बहाए हैं उसका कोई हिसाब नहीं। आखिर में बंकिम चंद्र के बंग दर्शन ने आकर पाठकों के दिल को बिल्कुल ही लूट लिया। एक तो उसके लिए महीने के आखिर तक इंतजार में रहता, उस पर बड़ों के पढ़ चुकने तक रुके रहना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता। विष वृक्ष और चंद्रशेखर वगैरह अब तो जिसके जी में आए वह आसानी से एक ही बैठक में पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग जिस तरह महीने महीने भर इंतजार करके थोड़े वक्त की पढ़ाई को लंबे समय के अवसर के द्वारा मन में परत दर परत बिठा करके
संतुष्टि के साथ असंतुष्टि और भोग के साथ जिज्ञासा को बहुत दिनों तक गूंथ गूंथ कर पढ़ा करते थे। वैसे पढ़ने का मौका अब और किसी को नहीं मिल सकता। श्री शारदा चरण मित्र और अक्षय चंद्र सरकार का प्राचीन काव्य संग्रह भी उस समय सन 1873 में मेरे लिए एक लालच की चीज थी। मेरे गुरु लोग उसके ग्राहक तो थे, लेकिन बाकायदा पाठक नहीं थे। लिहाजा उसके अंक पा लेने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती थी। विद्यापति की मुश्किल और गलत सलत मैथिली पदावली कुछ उलझे होने के कारण ही मेरे मन को ज्यादा खींचा करती थी। मैं उसकी टीका पर भरोसा न करके खुद समझने की कोशिश करता। खास खास मुश्किल शब्द जहां जितनी बार आते, उन सबको मैं एक कॉपी में लिख कर रखता था और व्याकरण की खासियत भी मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक लिख ली थी। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 15वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।